राधे राधे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। मैं प्रद्योत आप सबसे चर्चा करने के लिए फिर से उपस्थित हूं और आज हम एक बार फिर से फटाफट सीरीज लेकर आया हूं कहानी पर आधारित। कहानी हम लोगों ने पढ़ी हुई है और कहानी की हमने अब तक 3-4 लगभग वीडियो देख चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम फिर से कहानी की एक अच्छी सी प्रश्नोत्तरी लेकर आए जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद खास होने वाली है। ये कहानी की प्रश्नोत्तरी सभी हिंदी साहित्य की परीक्षाओं के लिए बेहद खास होगी और सब में ऐसे प्रश्न आते हैं जैसे प्रश्न हम बनाकर लाए हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देर के। सभी साथी शीघ्रता से जुड़ जाएं। बहुत अच्छा कंटेंट और बहुत अच्छे प्रश्न लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए बिना किसी देर के हम लोग सीधे कंटेंट पर चलते हैं और प्रश्नोत्तरी पर चर्चा करने के लिए तैयार होते हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न, बेहद शानदार। हिंदी में शिकार कथाओं का लेखन का श्री गणेश किसने किया? शिकार कथाओं का, ठीक है, ये बहुत आया है परीक्षाओं में, बार बार पूछा जाता है। शिकार कथा किसने शुरू की है? ठीक है, तो ये शिकार कथाओं का लेखन किसने शुरू किया है? श्री राम शर्मा, प्रेमचंद, रामकुमार अमर या विभांशु दिव्या? बहुत शानदार प्रश्न है। ए, बी, सी या डी किसके साथ उत्तर जाएगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, ठीक है। शीघ्रता के साथ सभी साथी जुड़ जाया करें जिससे कि बाद में आपको क्लास में आने पर जो प्रश्न छूट जाते हैं, जो व्याख्याएं छूट जाती हैं, वो आपको कम मिल पाती हैं, फिर आपको दोबारा वीडियो देखनी पड़ती है। तो आप शीघ्रता से जुड़ जाइए, कोई बात नहीं। चलिए, तो हिंदी में शिकार कथाओं का लेखन किसने किया है? श्री राम शर्मा ने। किसने किया है? श्री राम शर्मा शिकार कथा के लिए बेहद प्रसिद्ध हैं। और श्री राम शर्मा की आपने कोई शिकार कथा पढ़ी हो तो फिर आप बताइए और हम आपको थोड़ा सा क्लू देते हैं। यदि आपने पढ़ी हो तो आप बताना। ये जाते थे, पत्र लेकर गए, इनके घर वालों ने भेजा कि पत्र को डाक में डाल कर आना। रास्ते में एक कुआं था, कुएं में एक सर्प था और ये फिर इनका पत्र उस कुएं में गिर गया। कुएं में से पत्र निकालने के लिए अब इन्हें एक सर्प से, जो बेहद खतरनाक सर्प था, उससे इन्हें जीतना था, लड़ना था और पत्र निकालना था। तो वो कौन सी शिकार कथा है? बताइए, उस शिकार कथा का नाम बताइए, ठीक है। शिकार कथा जो हमने बताई है, थोड़ा सा क्लू दिया है हमने आपको। यदि आपने पढ़ी है तो आप जरूर बता देंगे, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है। हिंदी में शिकार कथाओं का लेखन का श्री गणेश श्री राम शर्मा ने किया है। ए विकल्प सही है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। जीपी श्रीवास्तव की कहानियों में प्रधानता है? चलो भाई बताओ, जीपी श्रीवास्तव की कहानियों में काहे की प्रधानता है? कमेंट बॉक्स में सीधे सीधे आप लिखो ए, बी, सी या डी। सामाजिक घटनाओं के यथातथ्य चित्रण की। देखिए, आज थोड़ी व्याख्या कम करेंगे, ज्यादा प्रश्न करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, प्रगतिवादी भावनाओं की, सेक्स एवं रोमांस की, हास्य व्यंग्य की। बताइए इनमें से ए, बी, सी या डी कौन सा विकल्प सही होगा? आप बताइए। सही दिख रहा है बिल्कुल, ए, बी, सी या डी बिल्कुल सही दिख रहा है, सही दिख रहा है। चलो भाई, सही दिख रहा है तो बताओ। जीपी श्रीवास्तव की कहानियों में काहे की प्रधानता है? बहुत महत्वपूर्ण। जीपी श्रीवास्तव की कहानियों में प्रधानता बतानी है। सामाजिक घटनाओं एवं यथातथ्य का चित्रण नहीं, प्रगतिवादी भावनाओं की नहीं, सेक्स एवं रोमांस की नहीं, हास्य एवं व्यंग्य की, ठीक है। जीपी श्रीवास्तव की कहानियों में हास्य एवं व्यंग्य की प्रधानता है। उन्होंने जो भी कहानियां लिखी हैं वो हास्य पर आधारित लिखी हैं, व्यंग्य पर आधारित लिखी हैं। तो हास्य और व्यंग्य की प्रधानता मुख्यतः इनकी कहानियों में पाई जाती है। बेहद अच्छा प्रश्न है, ठीक है। चलिए भाई, 1, 2, 3। तीसरा प्रश्न देख लो। अब तीसरा प्रश्न क्या है? इनमें से कौन सा कहानीकार हास्य व्यंग्य कथाकार की श्रेणी में नहीं आता? वह शानदार। ए, बी, सी या डी? बताओ कौन सा नहीं आता हास्य व्यंग्य कहानीकार कौन सा नहीं है? बताओ, हास्य व्यंग्य की श्रेणी में ना आने वाला कौन सा है? हरिशंकर परसाई सब जानते हैं। अन्नपूर्णा, ये भी हास्य व्यंग्य के हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अन्नपूर्णानंद। और जीपी श्रीवास्तव अभी हमने चर्चा की थी इनकी, ठीक है। तो इसमें सी विकल्प सही हो जाएगा, जैनेन्द्र। अब जैनेन्द्र कैसे हैं? तो जैनेन्द्र के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जैनेन्द्र मनोवैज्ञानिक कहानीकार हैं।
ठीक है। जैनेंद्र कैसे हैं? मनोवैज्ञानिक कहानीकार हैं, ये तो बहुत प्रसिद्ध हैं मनोविज्ञान के क्षेत्र में। ठीक, तो ये जैनेंद्र मनोवैज्ञानिक हैं। बाकी तीनों कैसे हैं? हास्य व्यंग्य कहानीकार हैं। ठीक है, कथाकार या कहानीकार एक ही बात होती है। तीसरे प्रश्न का सी विकल्प सही होगा। चलो भाई चौथा देख लेते हैं अब। नई कहानी का प्रारंभ कब से माना जा सकता है? नई कहानी का प्रारंभ कब से माना जाएगा? आप ध्यान रखेंगे, देखो जब भी प्रश्न आएगा तो कई बार क्या होता है, विकल्प पर आधारित उत्तर हमें देने होते हैं। जैसा विकल्प होगा वैसा ही उत्तर हमें देना होगा। अब विकल्प में मान लीजिए यहाँ पर अब लिखा है 40, 50, 60, 75, तो हम विकल्पों में से ही उत्तर देने की कोशिश करें, हम विकल्पों से हटकर न जाएं, कोशिश ये करें। ठीक है, कई बार ये हो सकता है हम ये सोचें अरे इनमें से फिक्स वाला नहीं है, बिल्कुल सही वाला नहीं है, तो हम तो इसके साथ जाएंगे या इसके साथ जाएंगे। या कहानी पत्रिका नई कहानी 1956 में जो पत्रिका प्रकाशित हुई, 56 वाला विकल्प नहीं है, तो ये गलत हो गया। नहीं भाई, हमें ये देखना है कि शुरुआत मूल रूप से कहाँ से हुई है, कहाँ से मानी जा सकती है और कौन सा ज़्यादा सही उत्तर है। ठीक है, तो नई कहानी का प्रारंभ कब से माना जाता है? 1950 से। ठीक है, नई कहानी का कब से माना जाता है? 1950 से। ये तो हम लोगों ने उस दिन पढ़ा था 1936 से 1950 तक प्रेमचंदोत्तर योग है। प्रेमचंदोत्तर योग है, उस दिन पढ़ा था प्रेमचंदोत्तर, प्रेमचंद के बाद का, उत्तर माने बाद का, तो प्रेमचंदोत्तर योग 1950 तक है। ठीक है, और इससे पहले का 1916 से 1936 तक प्रेमचंद युग था, ये भी हमने पढ़ा था। तो फिर 1950 से नई कहानी शुरू हुई है। ठीक है, प्रेमचंदोत्तर युग के बाद जो कहानी है वो नई कहानी है। तो चौथे प्रश्न का बी विकल्प सही होगा। आइए देखिए बेहद शानदार प्रश्न, पांचवा प्रश्न। चलो भाई पांचवा प्रश्न देख लो आप, क्या है? भोगे हुए यथार्थ से जुड़ी होने से वह अधिक प्रामाणिक है, यह कथन किस कहानी के लिए है? बताओ, इसमें क्या कहा गया है कि भोगे हुए यथार्थ से जुड़ी होने से वह अधिक प्रामाणिक है, मतलब भोगा हुआ यथार्थ जो होता है उससे जुड़ी है, इसलिए अधिक प्रामाणिक है। कौन सी कहानी? प्रगतिवादी कहानी, मनोविश्लेषणात्मक कहानी, प्रेमचंद युगीन कहानी, नई कहानी। ये शानदार प्रश्न है, आपको 2 सेकंड का समय मिलता है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए शीघ्रता से। भोगे हुए यथार्थ से जुड़ी होने के कारण वह अधिक प्रामाणिक है। भोगे हुए मतलब जो खुद भोगा है, जो खुद महसूस किया है, जो अनुभव किया है, यथार्थ वास्तविकता, उससे जुड़ी होने से अधिक प्रामाणिक, मतलब अधिक प्रामाणिक है। प्रमाण में एक प्रत्यय लगा तो प्रामाणिक बना। ठीक है, शुद्ध वर्तनी ये है प्रामाणिक। ठीक है, ये अशुद्ध वर्तनी है प्रामाणिक। ठीक, ये अशुद्ध है और ये शुद्ध वर्तनी है। तो भोगे हुए यथार्थ से जुड़ी होने के कारण ये प्रामाणिक अधिक है। बताइए कौन सी कहानी? प्रगतिवादी, मनोविश्लेषणात्मक कहानी, प्रेमचंद युगीन कहानी, नई कहानी। तो इसमें पांचवें प्रश्न का कौन सा सही हो जाएगा? बताओ भाई, पांचवें प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? ए, बी, सी या डी? भाई इसमें तो डी विकल्प सही होना चाहिए। कौन सा सही होना चाहिए? डी। जो नई कहानी है वो भोगे हुए यथार्थ से जुड़ी हुई है। ठीक है, कैसे जुड़ी हुई है? भोगे हुए यथार्थ से, इसलिए अधिक प्रामाणिक कही जाती है। पांचवें प्रश्न का डी विकल्प सही हुआ। चलिए भाई छठा प्रश्न, बहुत शानदार। कहानी जीवन के प्रति एक नया भाव बोध जगाती है। कहानी जीवन के प्रति एक नया भाव बोध जगाती है। बताइए, कहानी जीवन के प्रति एक नया भाव बोध जगाती है, यह कथन किस आलोचक का है? बहुत बढ़िया कथन है, बहुत अच्छा कथन है। बताओ किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यहाँ शुक्ल लिखा है, ठीक है, कोई बात नहीं। डॉक्टर नामवर से हैं, शिव प्रसाद से हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ए, बी, सी या डी? बहुत शानदार प्रश्न है। बताओ छठे प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? ए, बी, सी या डी? ए, बी, सी या नई कहानी? कहानी जीवन के प्रति नया भावबोध जगाती है। ठीक है, कहानी जीवन के प्रति नया भावबोध जगाती है। यहाँ पर एक शब्द और जोड़ लो, नई कहानी। ठीक है, नया शब्द और जोड़ लो, ये
नई कहानी, ऐसे कर लो इसे, नई कहानी जीवन के प्रति एक नया भावबोध जगाती है। अब इसे अब बताओ, चलो छठे प्रश्न का ए बी सी या डी कौन सा सही होगा? छठे प्रश्न का ए बी सी या डी कौन सा होगा? नई कहानी जीवन के प्रति नया भावबोध जगाती है, ये कथन है नामवर का। इनका है नामवर, बी विकल्प सही है। ठीक है, नई कहानी जीवन के प्रति एक नया भावबोध जगाती है। जब नई कहानी है तो नया भावबोध जगाएगी, नया भाव, नया बोध। ठीक है, कौन? नई कहानी। किसने? और फिर नामवर है। अगला देखो, किस कहानी के विषय में, किस कहानी में विषय की नवीनता के साथ साथ शिल्पगत नवीनता भी विद्यमान है? बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। ठीक है, बताओ, विषय की नवीनता भी है, इस कहानी का नाम बताओ, इसके साथ साथ शिल्पगत नवीनता भी है। मतलब विषय की नवीनता, नए नए विषय पर कहानी लिखी गई, साथ ही शिल्प भी नया आया, मतलब शैलियां भी नई आई, तरीके भी नए आए। बताइए, 7वें प्रश्न का, प्रेमचंद योगीन कहानी, नई कहानी, मनोविश्लेषणात्मक कहानी, प्रगतिवादी कहानी, प्रगतिशील कहानी, बताओ कौन सा सही है? ए बी सी या डी? 7वें प्रश्न का कौन सा सही है? बहुत शानदार प्रश्न है। किस कहानी में विषय की नवीनता के साथ साथ शिल्पगत नवीनता भी विद्यमान है? तो शिल्पगत नवीनता शिल्पगत नवीनता अभी हमने बताई कहां पर है? नई कहानी में। कहां पर है? नई कहानी में। बहुत शानदार, बी विकल्प के साथ इसका उत्तर सही होगा, बी विकल्प। ठीक है, 7वें प्रश्न का बी विकल्प सही है। चलो भाई, अब देखो 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न बहुत शानदार प्रश्नों की श्रृंखला है। ठीक, बीपीएससी वालों के लिए विशेष है, टीजीटी पीजीटी वालों के लिए विशेष है, एलटी वालों के लिए खास है, नेट जेआरएफ वालों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। नई कहानी का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है कथा तत्व का ह्रास। यह कथन किसका है? नई कहानी का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है कथा तत्व का ह्रास। ठीक है, कथा तत्व का ह्रास, यहाँ ह्रास लिखा जाएगा, ऐसे लिख लो। नई कहानी का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है कथा तत्व का ह्रास। मतलब नई कहानी की सबसे विशिष्टता ये है कि जो कथा तत्व है उसका ह्रास हो गया, उसका पतन हो गया। ठीक है, यह कथन किस आलोचक का है? ये बात किसने कही है? बताओ, डबल इन्वर्टेड कॉमा में ये बात लिखी जाए। नई कहानी का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य क्या है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। किनके अनुसार नई कहानी का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य कथा तत्व का ह्रास है? डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, प्रेमचंद। 8वें प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा? बताओ भाई, बहुत बढ़िया कथन है। और ये किसका कथन है? डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त का। किसका कथन है? सी विकल्प सही है। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने कहा है कि नई कहानी का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य ये है कि इसमें कथा तत्व का ह्रास हो गया है। क्या है? कथा तत्व का ह्रास हो गया है, कथा तत्व गायब होता गया है, ऐसा कहा है डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने। चलो भाई, ये हो गया। अब देखो 9वां प्रश्न। 8 हो गए। नई कहानी से हमारा तात्पर्य उन कहानियों से है जो जीवन के लिए उपयोगी हैं और उसके लिए किसी न किसी नए पहलू पर आधारित है। वाह भाई वाह, बहुत शानदार। नई कहानी से हमारा तात्पर्य उन कहानियों से है जो जीवन के लिए उपयोगी हैं और उसके लिए किसी न किसी नए पहलू पर आधारित है। यह कथन किस आलोचक का है? बताओ भाई, बहुत शानदार कथन है। प्रेमचंद का, नगेंद्र का, कमलेश्वर का या मार्कंडेय का? तो ये कथन है मार्कंडेय का। ठीक है, नई कहानी से हमारा तात्पर्य उन कहानियों से है जो जीवन के लिए उपयोगी हैं। जीवन के लिए कैसी हैं? उपयोगी, और उसके लिए किसी न किसी नए पहलू पर आधारित है। किसी न किसी नए पहलू पर आधारित है। ये कथन किनका है? मार्कंडेय का। 9वें प्रश्न का डी विकल्प सही है। चलो भाई, अब देखो 10वां प्रश्न। कहानी पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? कहानी पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? बताओ भाई।
इसमें विकल्प थोड़े से गलत लिख गए हैं, ठीक है। वैसे कहानी पत्रिका का प्रकाशन 1938 में माना जाता है, ठीक है। चलो इस प्रश्न को आगे बढ़ाई दे रहे हैं, विकल्प गलत लिखे हैं, चलो कोई बात नहीं, अगला देखते हैं। इनमें से कौन सी कहानी मार्कंडेय की नहीं है? बहुत शानदार। अब इसे बताओ, मार्कंडेय की कौन सी कहानी नहीं है? महुए का पेड़, गोदान, हंसा जाए अकेला, मुर्दा सराय। ए, बी, सी या डी? 11वें प्रश्न का उत्तर बताइए, कौन सा सही है? ए, बी, सी या डी? मार्कंडेय की कहानी महुआ का पेड़ है, गोदान है, हंसा जाए अकेला है। ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण कहानियां हैं मार्कंडेय की, ठीक है। अब कौन सी नहीं है? एक ही बची, मुर्दा सराय। अब मुर्दा सराय किन की है? ये होमवर्क है आपका, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में लिखना है मुर्दा सराय किन की कहानी है, इसके लेखक कौन है मुर्दा सराय के, ठीक है। चलो भाई, 11वां प्रश्न हो गया। 12वां प्रश्न ये नोट करते चलना, प्रश्न आप अपनी डायरी में नोट करते चलना, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शिव प्रसाद सिंह का कहानी संकलन इनमें से कौन सा है पूछा गया है, कौन सा है? शिव प्रसाद सिंह का कहानी संकलन कौन सा है? महुए का पेड़, मुर्दा सराय, 3 निगाहों की तस्वीर, कोई नहीं। 12वां प्रश्न बताओ भाई, शिव प्रसाद सिंह का कहानी संकलन इनमें से कौन सा है? अब भाई मुर्दा सराय, बी विकल्प सही है। अब तो थोड़ी देर हो गई, अब तो हमें ही बताना पड़ा, थोड़ी देर पहले यही मुर्दा सराय हम आपसे पूछ रहे थे। चलो कोई बात नहीं, अब हम देखेंगे 13वां प्रश्न। जाह्नवी कहानी के लेखक का नाम बताइए। जाह्नवी काय का पर्याय है, ये भी बता दो। जाह्नवी कहानी के लेखक का नाम बताओ। भीष्म साहनी, कमलेश्वर, जैनेन्द्र, अमरकांत। बताओ। जाह्नवी, गंगा। जाह्नवी काय का है? गंगा। जाह्नवी ऐसे लिखा जाए वैसे तो, चलो जैसा लिखा है भैया जी, जैसा लिखते वैसा सही है, कोई बात नहीं। जाह्नवी कहानी के लेखक का नाम बताइए। भीष्म साहनी, कमलेश्वर, जैनेन्द्र, अमरकांत। ए, बी, सी या डी? बताओ भाई, कौन से उत्तर के साथ आप जाना चाहते हैं? तो ये उत्तर सही जाएगा सी, ठीक है। जैनेन्द्र जी की कहानी है जाह्नवी, जैनेन्द्र जी की, ठीक है। अब बताओ, निम्नलिखित कहानियों एवं कहानीकारों की सूची को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। कहानी का नाम, कहानीकार का नाम। वापसी, बहादुर, चीफ की दावत, टूटना। चलो, वैसे तो ये चारों कहानियां हमने पहले आपको करा दी हैं, प्रश्नोत्तरियों में हमने ये चारों ही कहानियां आपको करवा दी हैं। अब आपको कोई देर नहीं होनी चाहिए। वापसी किन की है बता दो, सीधे सीधे। वापसी किन की है, बिना किसी देर के वापसी बताओ किन की है। हमने आपको पहले बताई है, वापसी है उषा प्रियंवदा की। अब बहादुर किन की है, ये भी आपको बताया है, किन की है? अमरकांत की, ठीक है। किन की है? अमरकांत की। बहादुर कहानी किन की है? अमरकांत की। और चीफ की दावत, चीफ की दावत किसकी है? बहुत शानदार कहानी है चीफ की दावत, भीष्म साहनी, बी सी डी, बी सी डी, ठीक। और टूटना राजेंद्र यादव, बी सी डी ए, बी सी डी ए विकल्प सही है। बी सी डी ए विकल्प सही है, बी सी डी ए, ठीक है। बेहद महत्वपूर्ण कहानियां हैं, ये हमने सब आपको करा दी हैं। अब आप इस टेस्ट पेपर में बिना किसी देर के फटाफट करते चलिए, ठीक। 14वां प्रश्न हो गया। अब देख लो 15वां प्रश्न। तीसरी कसम, लाल पान की बेगम। तीसरी कसम और लाल पान की बेगम नामक कहानियों के लेखक का नाम बताओ। ये तो बहुत प्रसिद्ध हैं, ये तो भाई बहुत ज़्यादा ही प्रसिद्ध है, आपको पता होना चाहिए। तीसरी कसम और लाल पान की बेगम कहानियों के लेखक कौन है? इनमें से मार्कंडेय जी नहीं है, कमलेश्वर ये भी नहीं है, फणीश्वर ये है, फणीश्वर नाथ रेणु। तीसरी कहानी किनकी है? फणीश्वर नाथ रेणु की। और लाल पान की बेगम ये किनकी है? इन्हीं की है,
ठीक है, लाल पान की बेगम। बहुत बढ़िया कहानियों के लेखक हरीश्वरनाथ रेण। चलो भाई, अब देखते हैं 16वां प्रश्न। 15 प्रश्न हो गए, 16वां देख लो भाई। 16वां प्रश्न क्या कह रहा है, इनमें से नई कहानी आंदोलन से नहीं जुड़ा। ये तो भाई इतना रिपीट होता है, बता नहीं सकते कितना रिपीट होता है, हर पेपर में आया है, बहुत आता है। इनमें से नई कहानी आंदोलन से नहीं जुड़े रहे, 3 जुड़े रहे, उसके बाद एक नाम एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं। तो कौन कौन से, जैनेन्द्र, कमलेश्वर, मोहन राकेश, अमरकांत। बताओ नई कहानी से कौन नहीं जुड़ा रहा है, बताओ नई कहानी से कौन नहीं जुड़ा रहा है। नई, अच्छा नई कहानी से बताना, इनमें से कौन नई कहानी से नहीं जुड़ा है। तो भाई जैनेन्द्र नई कहानी वाले नहीं हैं, ये तो नई कहानी वाले हैं तीनों, ठीक है। चलो भाई, 16वें प्रश्न का ए विकल्प सही। अब देखो 17वां प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कहानी की लेखिका कौन है। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, इस कहानी की लेखिका कौन है बताओ। सूर्यवाला, उषा प्रियंवदा, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती। 17वें प्रश्न का ए, बी, सी या डी बताओ कौन सा सही है। बहुत शानदार प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बता दीजिए भाई 17वें प्रश्न का उत्तर क्या है। सूर्यवाला, प्रियंवदा, मन्नू भंडारी या कृष्णा सोबती। सही दिख रहा है, सही सुनाई दे रहा है, बिल्कुल सही, मच्छर तक दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी साफ दिखाई दे रहा है। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार उत्तर देते हो। और आज तो भाई जोश होना चाहिए, इंडिया का मैच चल रहा है, सेमीफाइनल मैच आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। और आज के मैच में अभी पूरा हुआ है, पूरा नहीं हुआ है। आज के मैच की एक बात हमें अच्छी लगी, जो हमने देखा, विराट कोहली ने शतक लगाया 50वां, विराट कोहली ने शतक लगाया 50वां शतक, और ये शतक जो लगाया सचिन तेंदुलकर को समर्पित किया, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को समर्पित किया। क्यों? क्योंकि 49 शतक सचिन तेंदुलकर के थे, और इनके 49 शतक के बाद इनका रिकॉर्ड तोड़ा विराट कोहली ने। तो भाई सचिन तेंदुलकर भी मैदान में मौजूद थे, और जब विराट ने अपना शतक सचिन को क्या किया, समर्पित किया, तो सचिन बहुत प्रसन्न हो रहे थे कि भाई मेरा रिकॉर्ड किसी भारतीय ने तोड़ा। तो भाई यही हम चाहते हैं कि हमारा रिकॉर्ड हमारे प्रद्योत गुरुकुल का कोई सदस्य तोड़े, ठीक है। खुशी होती है जब कोई अपना रिकॉर्ड को तोड़ता है, ठीक है। तो भाई विराट ने रिकॉर्ड तोड़ा है सचिन का, आपको रिकॉर्ड तोड़ने हैं हमारे, और प्रद्योत गुरुकुल के सदस्य होकर आप जब रिकॉर्ड को तोड़ोगे तो भाई हमें बहुत खुशी होगी, जैसे सचिन को खुशी हो रही थी, आंतरिक खुशी कि हाँ वास्तव में हमारे ही सामने हमारे ही परिवार का, हमारा ही सदस्य कोई रिकॉर्ड तोड़ रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। अभी तो चल रहा है मैच, बस इंडिया खेल चुकी है, भारत खेल चुका है, न्यूजीलैंड खेल रही है, ठीक है। चलो भाई, तो इसमें सूर्यवाला सही है, पहला विकल्प सही है। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, किसकी, सूर्य की। जय किनकी हुई है, सूर्यवाला, सूर्य की। क्यों? अरे भाई सूर्य ही तो इस संसार का मुखिया है, सौरमंडल का मुखिया क्या है, सूर्य। क्यों? क्योंकि सूर्य ही तो सबको प्रकाश देता है, सूर्य ही तो ऊर्जा देता है, ऊर्जा और प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है, ठीक है। सूर्य नहीं होगा तो दुनिया समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए कैसे जय होगी, सूर्य वाला। 17वां प्रश्न ए विकल्प सही है। चलो भाई 18वां प्रश्न देख लो। राजा निर्वंशिया और तलाश, इन कहानियों के लेखक कौन हैं बताओ। राजा निर्वंशिया और तलाश, राजा निर्वंशिया
बहुत पूछी जाती है। निर्वंशिया राजा, बताओ राजा निर्वंशिया और तलाश कहानी के लेखक कौन हैं? मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा। ए, बी, सी या डी? बताओ बताओ। राजा निर्वंशिया और तलाश किन की कहानियां हैं? बताओ भाई बताओ। कमलेश्वर की। किन की कहानियां हैं? बी विकल्प सही हो जाएगा। कमलेश्वर की कहानियां हैं, राजा निर्वंशिया और तलाश। चलो अब देखते हैं 19वां प्रश्न। कहानियों एवं कहानीकारों की सूची से सुमेलित करते हुए सही विकल्प चुनिए। जिंदगी और जोंक, बताओ किनकी है? जिंदगी और जोंक, जिंदगी और जोंक, छुट्टी का एक दिन, मिस पाल, कर्मनाशा की हार। बताओ भाई बताओ। जिंदगी और जोंक किनकी है? जिंदगी और जोंक, जिंदगी और जोंक, बताओ। छुट्टी का एक दिन किनकी है? मिस पाल किसकी है? और कर्मनाशा की हार किसकी है? बताओ। ये तो आप जानते ही होंगे, हमने आपको करा दी है। जिंदगी और जोंक बहुत महत्वपूर्ण, अमरकांत। अब सी देख लो, बी नंबर पे है। छुट्टी का एक दिन, उषा प्रियमवदा। ठीक, सही चल रहा है। सी ए, सी ए। अब मिस पाल, मोहन राकेश, कर्मनाशा की हार, शिव प्रसाद सिंह। डी, डी और बी, डी और बी सही है। बी विकल्प सही है। ठीक है, 19वें प्रश्न का बी विकल्प सही है। जिंदगी और जोंक अमरकांत की है, छुट्टी का एक दिन उषा प्रियमवदा की है, मिस पाल मोहन राकेश की है और कर्मनाशा की हार अमरकांत की प्रसिद्ध कहानी, वो शिव प्रसाद सिंह की प्रसिद्ध कहानी है। ठीक है, चलो भाई अब देखते हैं 20वां प्रश्न। सिंहगढ़ विजय, पन्नाधाय, रूठी रानी, अम्बपालिका कहानियों के रचयिता का नाम क्या है? एक बार में कई कहानियां दे दी हैं। ठीक है, बताओ भाई। अब तो शानदार प्रश्न है। सिंहगढ़ विजय, पन्नाधाय, ठीक है, बताओ भाई। एक बार में कई कहानियां दे दी हैं। सिंहगढ़ विजय, पन्नाधाय, रूठी रानी, अम्बपालिका। बोलो बोलो। सिंहगढ़ विजय एक, पन्नाधाय, रूठी रानी, अम्बपालिका। इन कहानियों के रचयिता का नाम बताओ। इन कहानियों के रचयिता का नाम बताइए। जयशंकर प्रसाद, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, उपेंद्र नाथ अश्क, भगवती प्रसाद वाजपेयी। 20वां प्रश्न, बोलो भाई। बहुत शानदार। कौन सा है? ए बिल्कुल नहीं, बी बिल्कुल हाँ, ये भी नहीं और ये भी नहीं, अर्थात बी विकल्प सही है। सिंहगढ़ विजय, पन्नाधाय, रूठी रानी और अम्बपालिका ये कहानियां हैं आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी की। ठीक है, बी विकल्प सही है। 20वां प्रश्न। चलो भाई आगे चलते हैं, 21वां प्रश्न देखते हैं। निशानियां और दो धारा किस लेखक की कहानियों के संग्रह हैं? निशानियां और दो धारा, बहुत शानदार, बताओ। निशानियां और दो धारा, कॉमा नहीं लगा है एक में ये, ठीक है। निशानियां और दो धारा, निशानियां और दूसरा दो धारा, ये अलग अलग दो कहानी संग्रह हैं। इन किस लेखक के कहानी संग्रह हैं? बताइए। उपेंद्र नाथ अश्क, भगवती प्रसाद वाजपेयी, चतुर्सेन शास्त्री, राधिका रमन प्रसाद सिंह। बताओ किन के कहानी संग्रह हैं ये दोनों? निशानियां किनकी? उपेंद्र नाथ अश्क की। और दो धारा, ये दोनों संकलन किनके हैं? उपेंद्र नाथ अश्क के। बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। 21वां। अब चलते हैं भाई 22वां प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है। उत्तर देते रहो, बहुत शानदार आप लोगों की तैयारी चल रही है, ऐसे ही तैयारी करते रहो। और भाई सफलता रूपी पुरस्कार, सफलता रूपी आत्मिक संतोष हमें प्रदान करो। प्रेमचंद युग का कौन सा कहानीकार सामाजिक यथार्थ को नग्न रूप में प्रस्तुत करने में सिद्धहस्त माना जाता है? सामाजिक यथार्थ को नग्न रूप में प्रस्तुत किया है, कौन है?
राधिका रमण प्रसाद सिंह, भगवती प्रसाद वाजपेयी, जयशंकर प्रसाद, पांडे बेचन शर्मा, उग्र। इसमें बताओ, प्रेमचंद युग का कहानीकार है और सामाजिक यथार्थ को नग्न रूप में प्रस्तुत करने में सिद्धहस्त, जैसा है वैसा नंगा करके दिखा दिया सामाजिक यथार्थ को। कौन सा है? पांडे बेचन शर्मा, उग्र। बहुत महत्वपूर्ण कहानीकार पांडे बेचन शर्मा, उग्र। 22वें प्रश्न का डी विकल्प सही है। इन्होंने क्या किया है? सामाजिक यथार्थ को नग्न रूप में प्रस्तुत किया है। चलो भाई 22 हो गए। 23वां देख लो, सतमी के बच्चे। वाह भाई वाह, बहुत शानदार कहानी। ये कहानी संग्रह किसका है? सतमी के बच्चे कहानी संग्रह किसका है? ए, बी, सी या डी? राहुल सांकृत्यायन, रांगे राघव, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, उषा देवी मित्रा। बताओ सतमी के बच्चे किसका कहानी संग्रह है? सतमी के बच्चे कहानी संग्रह किसका है? बहुत बढ़िया, बताओ किसका है? ए विकल्प सही है, राहुल सांकृत्यायन का। सतमी के बच्चे, ठीक, याद रखेंगे, राहुल सांकृत्यायन। सतमी के बच्चे कहानी संग्रह किसका है? राहुल सांकृत्यायन का, ठीक है। चलो अब चलते हैं 24वां प्रश्न। कानों में कंगना बहुत पूछी जाती है। कानों में कंगना, बताओ कानों में कंगना किसकी प्रसिद्ध कहानी है? वास्तव में प्रसिद्ध है, बहुत आती है भाई। बताओ बताओ किसकी है? प्रेमचंद की। प्रेमचंद की तो ना, कौशिक ना, सुदर्शन ना, राधिका रमण प्रसाद सिंह की है। ये सही है, डी विकल्प सही है, कानों में कंगना। चलो भाई अब चलते हैं 25वां प्रश्न। इनमें से कौन सा कहानी संग्रह उग्र जी का नहीं है? उग्र जी का नहीं है, बताओ उग्र जी का कौन सा नहीं है? ये बताना है, नहीं वाला पूछा है, उग्र का नहीं है। दो जख की आग, कहानी कौमुदी, इंद्रधनुष, चॉकलेट। बताओ कौन सा नहीं है इनमें से? ए, बी, सी या डी? बताओ कौन सा नहीं है? ये तो है, ये भी है और ये भी है, ये नहीं है। बी विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। कहानी कौमुदी नहीं है, तो कहानी कौमुदी किनका है? कमेंट बॉक्स में लिखो। चलो भाई 25 हो गया। 26वां देखो, प्रेमचंद युगीन कहानी की कालावधि क्या है? आपको उस दिन बताया था 1916 से 1936 है, तो सी विकल्प सही हो जाएगा। पहली कहानी 16 में आई और कफन कहानी 36 में आई, ठीक, सी विकल्प सही है। अब देखो 27वां, इनमें से किस लेखक की भाषा में लोकोक्तियों और मुहावरों का सटीक प्रयोग हुआ है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, आप बता दीजिए इसका उत्तर। किसकी भाषा में लोकोक्तियों और मुहावरों का सटीक प्रयोग हुआ है? बताओ, बहुत सटीक प्रयोग। प्रेमचंद, प्रसाद, सुदर्शन और चतुर्सेन शास्त्री। ए, बी, सी या डी? बताइए किनकी कहानियों में लोकोक्ति और मुहावरों का सटीक प्रयोग हुआ है? तो प्रेमचंद जी, ठीक है। प्रेमचंद की कहानियों में बहुत अच्छी अच्छी लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग हुआ है, इस बात को आप देखेंगे। और प्रेमचंद के कथन बिल्कुल सूक्ति बन पड़े, ठीक है। 27वां हो गया। 28वां देखो अब, प्रेमचंद युगीन कहानी के संबंध में कौन सा तथ्य असत्य है? कहानी मानव जीवन से संबद्ध हो गई, पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक समस्याओं का चित्रण होने लगा, व्यक्ति चरित्र एवं नारी के प्रमुखता दी जाने लगी, कहानियों में मनोविश्लेषणात्मक की प्रमुखता हो गई। कौन सा असत्य है? तो भाई 28वां का कौन सा सही हो जाएगा उत्तर? ए, बी, सी या डी? देखो प्रेमचंद योगीन कहानियों में असत्य पूछा है। क्या पूछा है? असत्य कौन सा है? ठीक है, असत्य वाला। कहानी मानव जीवन से संबद्ध हो गई, बिल्कुल। पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक समस्याओं का चित्रण होने लगा था, बिल्कुल होने लगा था। व्यक्ति चरित्र एवं नारी को प्रमुखता दी जाने लगी थी, बिल्कुल। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। मनोविश्लेषणात्मक कहानियों की प्रमुखता है, ये असत्य है, ये नहीं है, ठीक है। तो 28 का डी। 29 में देखो, 29वां प्रेमचंदोत्तर कहानी की समय अवधि अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, प्रेमचंद के बाद। तो प्रेमचंद 1936 से 1950,
50 वाला, ये प्रेमचंद के बाद की अवधि है, ठीक है। 1936 से 1950 प्रेमचंदोत्तर, ठीक है। और 1950 से क्या हो जाएगी, नई कहानी। चलो 30वां प्रश्न, इनमें से कौन प्रगतिवादी कथाकार हैं? प्रेमचंद, प्रसाद, यशपाल, चतुर्सेन शास्त्री। बहुत आता है, कौन है प्रगतिवादी, ठीक है। इनमें से कौन प्रगतिवादी कथाकार हैं, ए, बी, सी या डी? तो इनमें से प्रगतिवादी कथाकार यशपाल जी हैं। कौन है? यशपाल जी, ठीक है। तो ये 30वें प्रश्न का सी विकल्प सही है। 30वें प्रश्न का सी विकल्प सही है। आज हम चर्चा करेंगे इन 30 प्रश्नों पर ही। नई क्लास में फिर से हम मिलते हैं बहुत अच्छे कंटेंट के साथ। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? आशा और विश्वास है कि आपको उपयोगी लगी होगी और आपकी परीक्षा में काम आने वाली वीडियो है, ठीक है। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों को शेयर करते हैं तो ये आपका भाई पुण्य है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। राधे राधे। भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राधे, जय हिंदी, जय भारत।